नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न ये RRB NTPC में पूछा गया था, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो अगर हम पंचतंत्र की बात करें, इसके लेखक विष्णु शर्मा को माना जाता है। राइट आंसर सी है। आगे देखते हैं। अब पंचतंत्र के बारे में जो भी यहाँ से फैक्ट बनेंगे आपके एग्जाम में, वह सभी फैक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। पंचतंत्र की अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। और इसके 5 तंत्र यानी कि भाग हैं, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया। इसमें क्या है, मनुष्य और जो पशु हैं उनसे संबंधित प्राचीन दंत कथाएं हैं, यानी कि उन कथाओं या कहानियों का संग्रह है। लेखक इसके विष्णु शर्मा हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इस पुस्तक में कहीं कहीं लेखक का नाम वसुभग या फिर वसुभागा लिखा गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। पंचतंत्र की जो है अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं, उनमें से आप ये 2 भाषाओं के याद रखेंगे। अरबी में जो है अब्दुल्ला इब्न अल मुकफ्फा के द्वारा किया गया था, जो किस नाम से किया गया, कलीलाह व डिमना, ये अरबी भाषा में हुआ था। और फारसी भाषा की अगर हम बात करें तो अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल के द्वारा किया गया था। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। साथ में ही आप एक चीज़ और याद रखेंगे, आपको याद रखना है कालिदास की इन पुस्तकों के बारे में। एक है कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। ये प्रमुख रचनाएं हैं जो कालिदास की हैं, ये काफ़ी पूछी जाती हैं। पंचतंत्र के 5 भाग कौन कौन से हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो कभी शायद पूछ ले आपसे, लेकिन ऐसा कम ही चांस है। पर आप कालिदास की इन पुस्तकों की इन रचनाओं का नाम जरूर याद रखेंगे। और साथ में ही याद रखेंगे वाल्मीकि जी की रामायण जो संस्कृत में लिखी गई थी। विष्णुगुप्त जो आप सभी जानते हैं, जिन्हें चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है, ये मौर्य वंश में आपने पढ़ा होगा। जो है ये प्रधानमंत्री पद पर थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, वयस्क मनुष्यों में रक्त वाहिकाओं का निर्माण अधिकतर कहाँ पर होता है? तो जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, यानी कि राइट आंसर सी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वयस्क जो मनुष्य हैं उनमें जो है बोन मैरो में होता है। जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तब यकृत, बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और थाइमस में होता है। साथ में आपको याद रखना है मेढक की अगर बात करें तो इसमें स्प्लीन, यकृत और लिम्फ नोड में होता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, आप ये याद रखेंगे वयस्क मनुष्यों का ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है। अधिकांश जो है रक्त वाहिकाएं बोन मैरो में निर्मित होती हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, पूछा भी गया है और आगे भी इसी के चांस है, तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम यह कहता है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज के आनुपातिक है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है? ये जो है प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया था पिछली बार। ये कहता है ओम का नियम, यानी कि राइट आंसर इसका बी है। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए ओम का नियम कहता है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज के आनुपातिक है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर आई यानी कि धारा बराबर भी यानी कि V/R है, यानी कि वोल्टेज बटे प्रतिरोध है। तो ये जो है वोल्टेज के आनुपातिक है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। राइट आंसर इसका आपने देखा होगा ओम का नियम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां पर पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले एक हड़प्पा नामक स्थल पर की गई थी, जिसका राइट आंसर सी है। तो हड़प्पा नामक स्थल पर की गई थी, इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना जाता था। तो राइट आंसर इसका सी है। आइए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण फैक्ट। तो देखिए जो खोज है हड़प्पा सभ्यता की, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप ये याद रखेंगे, बात 1826 की है। तो
1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज था जिसने एक टीले को कहाँ पर, उधर जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर देखा था, और इस पे आगे चल कर के कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और इस बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया गया। बात 1856 की है, जब भारत में रेलवे का तीव्र विकास हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रंटन बंधु ये लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो ब्रंटन बंधु थे उन्होंने एक टीले से कुछ ईंटें निकाल करके जो है रेलवे की लाइन में बिछाने का कार्य किया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ ईंटें हैं जिनका प्रयोग क्या है, रेलवे लाइन को बिछाने में किया गया। ब्रंटन बंधु की बात करें तो इनमें दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, लेकिन फिर भी इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। हड़प्पा की बात करें तो ये 1921 में आते आते हड़प्पा नामक स्थल की जो है खोज की गई, क्योंकि उस समय हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया गया, नेतृत्व किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप विधिवत इसे डेट सहित याद रखेंगे। अब आप ये तो समझ गए हैं कि हड़प्पा जो है ये प्रारंभिक स्थल था जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। तो ये जो है खोजा गया प्रथम नगर था, ये आप याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का इसे मुख्य केंद्र कहा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। स्थिति की बात करें, स्थिति इसकी पूछी जाती है तो ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर मोंटगोमरी जिले में ये स्थित था। रावी नदी के तट पर जो है इसकी लोकेशन जो है स्थित थी, तो ये आप याद रखेंगे। साक्ष्य यहाँ से पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये साक्ष्य जो पूछे जाते हैं। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, ये याद रखना है। तांबे से निर्मित एक दर्पण मिला है, ये भी याद रखना है। अन्नागार मिला है, आप जानते हैं अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है और यहाँ से भी मिला है। R37 ये एक प्रकार की समाधि है, यानी कि सब स्थल है, जिसे आगे जो इतिहासकार हैं उन्होंने R37 नाम दिया है। एक स्त्री के पेट से निकला हुआ पौधा जो है ऐसी आकृति मिली है, तो ये ऐसा माना गया है कि ये हड़प्पा सभ्यता की उर्वरता की देवी रही होंगी। तो ये जो है 3-4 फैक्ट आप याद रखेंगे। क्या क्या? तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे से निर्मित एक दर्पण, एक अन्नागार, R37 कब्र, ठीक है, स्त्री के पेट से निकला हुआ पौधा और उर्वरता की देवी की जो है आकृति। अगला प्रश्न है मार्स गैस क्या है? मार्स गैस जो है, देखिए मार्स गैस जो है मीथेन का प्रमुख घटक, मार्स गैस का घटक प्रमुख होता है मीथेन, ठीक है। तो मार्स गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, इसीलिए मीथेन को ही क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कह देते हैं। तो राइट आंसर ए है। इसलिए आप यहाँ मीथेन से संबंधित कुछ फैक्ट याद रखेंगे। जैसे इसका आणविक सूत्र पूछा जाए तो CH4 होता है। मीथेन वास्तव में एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन की अगर हम बात करें तो गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, इसमें मुख्य रूप से मीथेन ही पाई जाती है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री अगर जनधन योजना की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये वित्तीय सेवा से संबंधित है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम समझेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो आपको लॉन्च डेट याद जरूर रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर अभी भी एग्जाम में बनता है। 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना जो है लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014। आप डेट सहित याद रखेंगे, इसकी डेट ऐसे ही एग्जाम में आगे पूछी जाती रही है। ये किससे संबंधित है? तो वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, भुगतान, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक पहुंच प्रदान करना, ये जो है इसका मुख्य कार्य है। इस योजना में होता क्या है? इस योजना में जो बैंक खाते खुले होते हैं उनमें न्यूनतम शेष राशि रखने की जरूरत नहीं होती। आप सभी जानते हैं कि किसी भी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाएंगे तो जो है 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये अकाउंट में मिनिमम रखना कंपलसरी होता है। लेकिन ये जीरो बैलेंस पर भी खाते बंद नहीं होंगे। तो ये आप याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला प्रश्न है उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं न्यूचे, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। न्यूचे मतलब चैडविक जो है
इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। आगे देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं इनके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं ये आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। जे.एस. फ्लेमिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने निर्वात नली जो है निर्वात नली का आविष्कार किया था, दक्षिण हस्त नियम दिया था। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे जे.एस. फ्लेमिंग के बारे में, निर्वात नली का आविष्कार और दक्षिण हस्त नियम, ये जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। एनरिको फर्मी की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे एनरिको फर्मी जो नाभिकीय रिएक्टर और नोबेल पुरस्कार 1938 में इसके लिए मिला था। तो नाभिकीय रिएक्टर की जो है ये एक तरह की खोज या आविष्कार इन्होंने किया था। तो इसके फिर बाद में ये जो नाभिकीय रिएक्टर की खोज की गई थी और इन्हें एक और के लिए नोबेल पुरस्कार 1938 में ही दे दिया गया। मैक्स प्लांक की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे आधुनिक भौतिकी का क्वांटम जो सिद्धांत है ये मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो मैक्स प्लांक आधुनिक भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अध्ययन में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 1918 में दिया गया था। तो आगे चल के आधुनिक भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत दिया। तो ये मैक्स प्लांक, दो बातें आप याद रखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अध्ययन और आधुनिक भौतिकी का क्वांटम सिद्धांत। जेम्स चैडविक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मेरी एक ट्रिक काम करती है, हमेशा मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। आप इन तीन शब्दों को याद रखेंगे, न्यूचे, प्रोगो, ईजे। ठीक है, न्यूचे, प्रोगो, ईजे। अगर आप दो दो चार चार बार अगर ऐसा कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। न्यू से है न्यूट्रॉन, चे से है चैडविक, ये आप याद रखेंगे। प्रो से है प्रोटॉन, गो से है गोल्डस्टीन। ठीक है, ईजे, ई से है इलेक्ट्रॉन और जे से है जे थॉमसन। तो ये ट्रिक है एक प्रकार की जिसे आप याद रख सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, किस देश में स्थित है? देखिए ये विक्टोरिया जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो बड़ा विक्टोरिया जलप्रपात है। तो आप ये इसलिए याद रखेंगे, साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है किस देश पर स्थित है और किस नदी पर स्थित है। ये जो है आर परीक्षा जो 2023 में हुई थी, कैंसिल हो गया उसका पेपर, उस पेपर में भी यहाँ से प्रश्न बना था। तो आप ये याद रखेंगे। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो ये देखिए यहाँ देश लिखा है, ये मिस्टेक है, ये महाद्वीप होना चाहिए। तो आप याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है स्थित है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, अफ्रीका महाद्वीप तो ठीक है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की ये सीमा पर स्थित है, जिसे आप याद रखेंगे। साथ में ही जाम्बेजी याद रखेंगे। तो विक्टोरिया जलप्रपात जब भी आएगा तो आप याद रखेंगे जा से है जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी, यानी कि तीनों ही जा से शुरू होंगे। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय जो है WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। अगले ही दौर में जो है बदरुद्दीन तैयब जी को ये अध्यक्ष बनाया गया। तो ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं कुछ और, यहाँ से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, कहीं कहीं आपको WC बनर्जी लिखा मिलेगा। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जो है पारसी अध्यक्ष थे, ये आप याद रखेंगे, ये पारसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछें तो जॉर्ज यूले थे, ये भी आपसे पूछा जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछें तो सरोजनी नायडू थी। ये प्रश्न जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखेंगे, आगे आपके एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना रहती है। आज का अंतिम प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ आप याद रखेंगे, सबसे पहले आपकी ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 124 क्या कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि ये उच्चतम न्यायालय की बात करता है। तो ये आप याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल 124।
तो आर्टिकल जो 124 है ये उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। लेकिन अब आपको याद रखना है आर्टिकल 124 में भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। वहीं एक 214 अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि जो प्रत्येक राज्य है उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देखिए आप इतना याद रखेंगे कि एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी आगे की चीज़ें अलग अलग भी हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ राज्यों के मिलकर के दो का एक उच्च न्यायालय होता है, तो ये अलग बात है, आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे अनुच्छेद 123 जिसमें राष्ट्रपति जी जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, इनके पास अध्यादेश की शक्ति होती है। वहीं आर्टिकल 213 में राज्यपाल जो है ये जब विधानसभा में कोई सत्र नहीं चल रहा होता है तो उस समय ये अध्यादेश ला सकते हैं। तो राइट आंसर इसका वी होगा। तो यह हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट बिल्कुल किया करें ताकि हमें आगे भी अपने कंटेंट में सुधार करने की जो आवश्यकता है वह पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।